करते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हैं। ये फॉर्म का एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन, ठीक है। द एक्शन जो है एक्शन डिफाइन करता है कि जब आप इस फॉर्म के सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कौन सी फाइल पीएचपी की चलनी चाहिए। देखें फॉर्म का काम क्या होता है कि अपनी फील्ड्स के ऊपर से डाटा उठा के, ठीक है, यानी अगर आपने यहाँ पे कुछ लिखा है तो उस डाटा को डाटाबेस में या तो ले जाना या उसके अगेंस्ट डाटाबेस से कोई रिकॉर्ड पिक कर लेना। मतलब इसमें पीएचपी का कोड चलता है, क्योंकि आपने सर्वर साइड से इंटरेक्ट करना है तो सर्वर साइड लैंग्वेज आपके पास पीएचपी है, आप उसी के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करें तो पीएचपी का कोई ना कोई कोड चले पीछे, तो वो किसी ना किसी फाइल में होगा। तो वो हम क्या करते हैं, वो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्शन, ठीक है, एक्शन। और यहाँ हम पीएचपी की उस फाइल का नाम लिख देते हैं या पाथ। अगर वो फाइल कहीं और पड़ी हुई है तो कंप्लीट पाथ, अगर वो फाइल जो है वो हमारे इसी फोल्डर में पड़ी हुई होगी तो फिर हम उसका नाम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम उसका नाम लिख देते हैं सर्वर डॉट पीएचपी। अभी तो हमने पीएचपी पढ़ी नहीं है ना, तो अभी हमारे पास ये फाइल है नहीं, तो हम यहाँ पे उस पर उसका नाम लिखा करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे है टारगेट। टारगेट आपने पहले कौन से टैग के अंदर देखा था ये एट्रीब्यूट? एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर। एंकर टैग में भी उसका वही रोल था और यहाँ पे भी वो रोल है कि जो आपका रिजल्टेंट या जो आपका रिजल्ट है वो नए टैब के अंदर शो होना चाहिए या आपके करंट टैग के अंदर ही शो हो जाए। अगर रिजल्ट आपका नए टैब के अंदर शो होता है तो उसके लिए आप लिखते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। और अगर आप चाहते हैं कि पीएचपी अगर आपको कोई रिजल्ट दे तो वो उसी पेज के ऊपर हो जाए, तो फिर आपको या तो कुछ भी ना लिखें या फिर आप उसके लिए अंडरस्कोर सेल्फ भी लिख सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्कोर सेल्फ ही होता है, ठीक है। यानी जब आप फॉर एग्जांपल आपने कोड लिखा है कि डाटा इस रोल नंबर के अगेंस्ट डाटाबेस से डाटा उठा लाओ, तो वो डाटा कहीं ना कहीं तो प्लेस करेगा ना, तो वो नए टैब के अंदर प्लेस होना चाहिए या उसी के अंदर। ये काम होता है टारगेट का, ठीक है। फिर हमारे पास एक मेथड है, एट्रीब्यूट ही है फॉर्म का, जिसका नाम है मेथड। मेथड, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो भी आप फॉर्म के ऊपर डाटा लिखेंगे वो डाटा सर्वर साइड पे जाएगा। मतलब आपका नेम, रोल नंबर, क्लास जो आपने फॉर्म के ऊपर लिखी है ये सर्वर साइड पे जाएगी, वहाँ डेटाबेस है, वहाँ स्टोर होगी। तो क्लाइंट से सर्वर तक ये डाटा ट्रेवल करता है, ठीक है। क्लाइंट से सर्वर तक ये डाटा जाता है, ट्रेवल करता है। तो क्लाइंट से सर्वर तक डाटा को ले जाने के दो मेथड हैं, एक गेट मेथड है और एक पोस्ट। गेट और पोस्ट, ठीक है, ये दो मेथड है हमारे पास। एक्चुअल में होता क्या है, चाहे मेथड गेट लगाएं या पोस्ट, यहाँ पे हम लिख देते हैं गेट या फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं पोस्ट, ठीक है। मेथड के अंदर पोस्ट, कैपिटल लिखें स्मॉल लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, पोस्ट, ठीक है। ये दो मेथड हैं डाटा को क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे ले जाने के, ठीक है। गेट और पोस्ट में डिफरेंस क्या है? गेट मेथड में जो आपका डाटा है वो आपके यूआरएल के साथ अपेंड होके जाता है, ठीक है। यूआरएल आपका क्या होता है, एड्रेस बार में ये जो आपने ऊपर लिखा होता है ये आपका यूआरएल होता है, ठीक है, ये हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। तो आपका डाटा जो है वो आपके यूआरएल के साथ अपेंड होके, आपके यहाँ यूआरएल के साथ अपेंड होके सर्वर साइड पे मूव करता है, क्योंकि इस यूआरएल ने भी सर्वर साइड पे मूव करना है ना, तो डाटा उसके साथ साथ अटैच करके चला जाता है। लेकिन इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ इतने कैरेक्टर्स तक डाटा ही ट्रांसफर किया जा सकता है, इससे ज्यादा डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी छोटे फॉर्म के लिए यूज होता है। फिर इसमें जो है वो हम सेंसिटिव डाटा को नहीं भेजते गेट के थ्रू। क्यों? क्योंकि इसमें सिक्योरिटी इशू हो जाते हैं, क्योंकि यूआरएल विजिबल होता है तो डाटा भी विजिबल होता है कि क्या नाम जा रहा है, क्या पासवर्ड जा रहा है। आमतौर पर जब हमने पासवर्ड सेंड करने हो तो हम कभी भी गेट मेथड यूज नहीं करते, लेकिन अगर हमने किसी पर्सन की आम सी इंफॉर्मेशन कि उसने कौन सा ऑर्डर किया है, फ्लांग कपड़ा ऑर्डर किया है या उसने उस कपड़े का नाम क्या है, तो ये हम डिटेल यूआरएल के साथ अपेंड करके आराम से भेज सकते हैं। लेकिन
जो आपके सिक्योरिटी इश्यूज हैं जिसमें आपका अकाउंट नंबर कोई ट्रैवल कर रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन कभी भी हम गेट के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं कराते, क्योंकि वो यूआरएल के साथ जाती है और यूआरएल विजिबल होता है। दरमियान में कोई भी हैकर अगर उस यूआरएल को हैक कर ले तो वो आराम से उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सकता है। ठीक है। यूजफुल फॉर फॉर्म सबमिशन व्हेन अ यूजर वांट टू बुक मार्क द रिजल्ट। वही स्मॉल अमाउंट रिजल्ट के लिए जब आपने किसी चीज को बुक मार्क करना है, किसी चीज को जैसे आप फेवरेट्स में डाल लेते हैं, तो वहां पे आप इस तरह का डाटा भेज सकते हैं जो कि सिक्योर नहीं है। ठीक है। गेट इज बेटर फॉर नॉन सिक्योर डाटा लाइक क्यूरी स्ट्रिंग इन गूगल। ठीक है, आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो आप जो है ना वो इसके लिए भेज सकते हैं। ये जो गेट के जरिए डाटा ट्रांसफर करना है, क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट में होता है तो ये जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। बस इसका एक है कि ये जल्दी ट्रैवल कर लेता है। 1 मिनट जरा वेट की। और नेक्स्ट आपके पास है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा जो है ना वो सेंसिटिव डाटा या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो पोस्ट मेथड के थ्रू हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। इसमें साइज की लिमिटेशन नहीं होती, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो सेंड किया जा सकता है। ठीक है। और ये नेम एट्रीब्यूट्स वगैरह जब हम सबमिट करते हैं, खैर इसको तो निकाल दें, इसका रोल नहीं है। ठीक है। तो बस ये याद रखिएगा कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है ना वो आप पोस्ट के जरिए ट्रैवल करते हैं। और यहाँ पे मेंशन नहीं है ये में काम होता कैसे है, ये मैं आपको बताती हूँ। पोस्ट के जरिए जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपका जो डाटा होता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ पैकेट्स में बनते हैं, उससे स्मॉल अमाउंट ऑफ पैकेट्स, तो एक एक पैकेट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ना जैसे आपने नेटवर्क कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा कि डाटा ट्रैवल करता है, पैकेट टू पैकेट आप ट्रांसफर कर सकते हैं, नोड टू नोड डेस्टिनेशंस में वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो ये उस तरह से मतलब आम जैसे डाटा ट्रैवल करता है आपके नेटवर्क के ऊपर, तो ये वैसे ट्रैवल किया जाता है नेटवर्क के थ्रू। ठीक है। पोस्ट मेथड ये सिक्योर मेथड होता है, क्योंकि जब आप पैकेट्स बनाते हैं, मूव करते हैं, तो डाटा आपका पहले जो होता है वो अ, आपका पहले चेंज हो जाता है किसी और फॉर्मेट में। यानी आपने अगर SA लिखा इंक्रिप्ट हुआ कर है, दे। जी बिल्कुल इंक्रिप्शन अप्लाई हो जाती है। ठीक है, इनक्रिप्ट हो जाता है। इसके लिए कोई भी टेक्निक यूज हो सकती है आपकी, जो आप की मेंशन होगी ब्राउजर के अंदर। ठीक है, कि वही आपकी टेक्निक अप्लाई होके जो आपका डाटा इनक्रिप्ट हो जाता है। आम कोई उसको हैक भी कर ले तो वो उसको डिक्रिप्ट इतनी आसानी से नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि इसके डिक्रिप्ट की क्या है। इंक्रिप्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है। सबसे स्मॉल जो सबसे जो छोटा मेथड है वो है की एंटर कर देना। अब मतलब यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है उसको इंक्रिप्शन के मेथड्स की, लेकिन मतलब डाटा जो है ना वो सिक्योर होके पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है पोस्ट में, और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए हम इसे यूज करते हैं। बस हमारे लिए इतना ही से काफ़ी है जानना। तो गेट मेथड भी हो सकता है और पोस्ट भी। गेट स्मॉल अमाउंट के लिए, पोस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए। गेट सिक्योर नहीं है, पोस्ट सिक्योर है। बस ये हमें जो है ना वो याद रखने की चीज़ें हैं हमारे। फिर हमने लास्ट क्लास में चेक बॉक्स भी कर लिया था और आज हम करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट हमारी यूज होती है वहां पे जहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा चॉइसेस हों। जब हम ऐसे नहीं क्लिक करते और आप ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन अगर लिस्ट आ जाए, ठीक है, ये तो उसमें आपके पास जो है ना वो सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज होती है। ठीक, उसको हम लगा के देख लेते हैं। बटन से पहले ही लगाएंगे आप, ठीक है, बटन के बाद तो नहीं ना लगेगी सिलेक्ट। सिलेक्ट के लिए आपने सिलेक्ट ये, ठीक है, ये टैग लगाया। इसका भी आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं, क्योंकि अगर एक से ज्यादा सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज हुई है या एक भी यूज हुई है तो उसे PHP में जो है ना वो किसी न किसी नेम से उठाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसका नाम रख देते हैं कंट्रीज। हम कंट्रीज की एक लिस्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, लिस्ट जैसे आम लिस्ट बनाई थी ना, आपको याद होगा, वो तो हमने OL के टैग से ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट बनाई थी, वो लिस्ट अलग थी, ये अलग है। ठीक है, ये फॉर्म के अंदर लिस्ट है इसका नाम लिस्ट ही, लेकिन ये जो है ना इसके लिए जो टैग यूज होता है वो सिलेक्ट का है। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, इसके अंदर हम क्लिक करके कोई सी भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वहां से इसका नाम सिलेक्ट रखा गया है। उसके लिए आपने क्या करना होता है, यहाँ पे ऑप्शन डालनी होती है, ऑप्शन। ठीक है, एक ऑप्शन डालते रहेंगे, जैसे मैंने अब पाकिस्तान ऑप्शन डाला तो ये उसके अंदर ऑप्शन चली जाएगी पाकिस्तान। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन।
ठीक है, इस तरह से आप ऑप्शन डालते हैं। ये आपने सेव किया। अब हम इसे अगर वहां से ओपन करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास वो ऑप्शन है, ये ठीक है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट और वो ऑप्शन। अच्छा, कई दफ़ा हमारे पास जो पहली ऑप्शन होती है ना स्टार्ट पे, वो ऐसे लिखी होती है, सिलेक्ट कंट्री, सबसे पहली ऑप्शन है वो, जब हम ऐसे वो ऐसे सिलेक्ट करें ये, उसमें ना फिर हम जावास्क्रिप्ट में ना ये चेक लगा लेते हैं कि अगर कोई बंदा ये कर रहा है ना, मतलब ये इंडेक्सेस होते हैं, 0 इंडेक्स पे ये पड़ा है, 1 पे ये, 2 पे, क्योंकि ये एरे बन जाती है तो एरे के अंदर जाके ये सारे स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, बैकएंड पे एरे बन जाती है, एरे में स्टोर। फिर हम देखते हैं कि अगर किसी ने 0 इंडेक्स वाला चेक किया है ना, तो फिर उसको मैसेज आए कि प्लीज सिलेक्ट अ कंट्री, मतलब उसने कंट्री सेलेक्ट कोई नहीं की हुई। हाँ, अगर उसने 1 इंडेक्स किया है, 2, 3, तो देन ओके, इसका मतलब है उसने वाकई यहाँ से कुछ सिलेक्ट किया हुआ है। ये फिर हम चेक लगा लेते हैं उसमें जावास्क्रिप्ट में जाके। फिलहाल HTML चूंकि प्रोग्रामिंग नहीं कर सकती, तो HTML में तो हमने फॉर्म डिजाइन ही करना है, तो हम इस तरह से इसे डिजाइन करें। ठीक है, ये हमारे पास। फिर हम ऑप्शंस के अंदर वैल्यूज भी लिख लेते हैं अक्सर, वैल्यूज, ये होता है ऑप्शन का टेक्स्ट और ये उसकी वैल्यू। ठीक है, ताकि अगर जो भी यूजर ने सिलेक्ट किया है, जो भी यूजर ने सिलेक्ट किया है, ये वैल्यू फिलहाल यहाँ हमें जो है ना, इसका कोई रोल तो नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसका रोल है कि यूजर ने क्या चीज सिलेक्ट की है, वो फिर हम इस वैल्यू के थ्रू उठा सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्क्रीन के ऊपर से नहीं वो चीज़ उठा पा रहे, तो हम इस वैल्यू के थ्रू उठा लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ मैंने पाकिस्तान के अंदर वैल्यू लिखी है, मेरा फॉर्म चेंज नहीं होगा, मेरे फॉर्म में कुछ भी नहीं होगा चेंजेस, मेरा फॉर्म वैसे ही रहेगा। बस ये है कि ये जो पाकिस्तान स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, इसके बैक एंड पे भी पाकिस्तान ही है। तो यूज़र जब यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करेगा, हम PHP के थ्रू ये इसकी वैल्यू डेटाबेस में जाके स्टोर करा दिया करेंगे जो हमने यहाँ पे सेव की होगी। ठीक है, ये इस वैल्यू का रोल है। ठीक, और अगर हम चाहते हैं कि सबसे पहले ही हमें लगता है कि ईरान के लोग जो है ना वो ज़्यादा आने वाले हैं, तो हम यहाँ पे उसको कर देते हैं सिलेक्टेड, सिलेक्टेड इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो वो फिर हमारा क्या हो जाएगा, वो पहले से जैसे ही फॉर्म लोड होगा, वो हमारा पहले से ईरान क्या होगा, सिलेक्टेड होगा। ठीक है, जैसे चेक था ना चेक बॉक्स में, इसी तरह से सिलेक्टेड। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक विजिबल होती है ना, बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन विजिबल है, अगर हम चाहते हैं कि पहले 3 ऑप्शन विजिबल हों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं साइज इक्वल टू 3, साइज इक्वल टू 3। उससे क्या होगा, आपको पहली 3 ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगे। देख, पहली 3 ऑप्शन, और बाकी आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मल्टीपल है, ये जो है ना कुछ ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते इसको मल्टीपल को, बल्कि मोस्टली ब्राउज़र इसको मल्टीपल को सपोर्ट ही नहीं करते। ठीक है, ये बेशक स्किप कर दें। काम इसका वैसे क्या है कि आप लिस्ट के अंदर से एक से ज़्यादा जो है ना, ये लिस्ट है ना, इसमें से 2 चीज़ें चूज़ कर सकें, वो मल्टीपल का काम है, लेकिन ये से क्रोम भी सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसको रहने दें। उसके बाद आ जाता है आपका टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या है आपके पास, अगर आपने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करवाना है ना, जैसे आप यूज़र से लेते हैं, ये तो टेक्स्ट बॉक्सेस है ना, इसमें स्मॉल डाटा स्टोर हुआ हुआ है। अगर आपने लार्ज डाटा स्टोर करवाना है, जैसे आप यूज़र से जो है वो लेते हैं यूज़र का फीडबैक, कि भाई इस चीज़ के बारे में आपका फीडबैक क्या है, तो उसमें उसने ज़्यादा डाटा स्टोर करना होता है ना फीडबैक में, तो फिर उसके लिए हम जो है ना वो टेक्स्ट एरिया लगा लेते हैं कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा जो है ना वो यूज़र इसमें एंटर कर सके। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया में आप जो है ना वो बताते हैं कि कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स का हो। ठीक है, रोज आपकी कितनी हो। मैसेज देख लेते हैं कौन, जी ठीक है, मैं सेंड कर दूँ। तो रोज आपकी कितनी हो, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि टेक्स्ट एरिया जो है वो 4 रोज एंड कॉलम्स
6 कॉलम्स का होना चाहिए। ठीक है, अब देखें आप हम कि ये टेक्स्ट एरिया हमें कैसा डिस्प्ले करता है। ये इतना है। अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो आप रोज एंड कॉलम्स जो है ना वो बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, रोज कर लें। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। मैं ऊपर एक्शन के एट्रीब्यूट खाली क्यों हुए इसलिए कि फॉर्म वाली लाइन में? वहाँ पे हम लिखते हैं पीएचपी का पेज का पाथ पीएचपी के। ठीक है, यानी जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करें, 1 मिनट सर, अस्सलाम वालेकुम। इसलिए खाली है कि हम ये चाहते हैं कि जब हम सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करें, सबमिट बटन के ऊपर, तो फिर पीएचपी की ये वाली फाइल चलेगी। उसका क्या काम होगा कि ये जो सारा हम डाटा इस फॉर्म के ऊपर लगा रहे हैं ना, ये सारा डाटा जो इस फॉर्म के ऊपर आ रहा है, वो यहाँ से सारा डाटा उठाएगी और उठा के डाटाबेस में डाल आएगी, वो पीएचपी की फाइल। क्योंकि वो पीएचपी की फाइल अभी तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं सिर्फ डिज़ाइनिंग अभी। तो इसलिए वो एट्रीब्यूट अभी हमारा खाली है, क्योंकि हमारे पास पीएचपी की वो फाइल है नहीं जो कि हमारा ये डाटा उठा के डाटाबेस में ले जाए। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया बन गया। इसमें हम लिख लेते हैं यहाँ पे फीड। ठीक है, यहाँ पे यूजर अपना फीडबैक दे सकेगा। पहले मैं आपका मैसेज पढ़ लूँ किसका है। विड्थ और हाइट से नहीं, ये रोज एंड कॉलम से जो है वो इसका साइज चेंज होता है टेक्स्ट एरिया का। ये अभी देखे ना, ये ऊपर आ रहा है। फिर हम CSS में जाके ना इसको थोड़ा सा मार्जिन असाइन करेंगे ना, या हम यहाँ पे भी फीडबैक के बाद ना एक BR लगा दें, तो ये फिर जो है ना वो सही हो जाएगी। ये अलाइनमेंट हमें थोड़ी सी करनी है। ठीक है, तो ये फिर हम, अगर हमें ये बहुत ज़्यादा स्क्रीन के साथ लग रहा है तो हम थोड़ा थोड़ा इनको आगे कर लेंगे, लेकिन वो काम फिर हम CSS में जाके करेंगे। फिर टेक्स्ट एरिया के बाद हमारे पास एलिमेंट कौन सा है? टेक्स्ट एरिया के बाद आ गया हमारे पास फील्ड सेट। फील्ड सेट ये भी हमारे पास जो है, और लेजेंड। लेजेंड अच्छा, फॉर्म अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म के साइडों पे ना आपका एक बॉर्डर आ जाए, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं फील्ड सेट। और फील्ड सेट को आपने क्लोज करना है। फॉर्म के बाद इसे स्टार्ट किया है ना फील्ड सेट को, तो इसे फॉर्म से पहले क्लोज करेंगे आप। ठीक है, यानी फॉर्म बाहर होगा और फील्ड सेट अंदर होगा। अच्छा, इससे चेंज क्या आया आपका वो देखिएगा। फील्ड सेट लगाने से ये देख रहे हैं आप, सारे फॉर्म्स की साइड पे एक बॉर्डर आ गया। अच्छा, ये बॉर्डर पता है यहाँ तक क्यों नहीं आया? इसलिए कि बाय डिफ़ॉल्ट HTML का जो भी टैग होता है ना, वो स्क्रीन पे फुल कवर करता है जगह, फुल। ठीक है, हम CSS में फिर इन्हें जो है ना इनका साइज कम कर देंगे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फुल कवर कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ से कटा हुआ हो और वहाँ लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। यहाँ से मैं कंट्रोल है, तो ये हम फील्ड सेट के अंदर जाके एक टैग लगाना पड़ेगा, लेजेंड। लेजेंड, ठीक है, लेजेंड का टैग। उसमें देखिए लेजेंड लगाने से ये क्या होता है, ये देख रहे हैं आप, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ पे आ रहा है लिखा। ठीक हो गया, फील्ड सेट और लेजेंड भी हो। उसके बाद अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। एक हमारे पास बटन होता है रीसेट का, रीसेट का। ठीक है, वो उसके लिए आपने क्या करना होता है, इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट। रीसेट नेम एट्रीब्यूट को आज मैं डिफाइन नहीं कर रही, क्योंकि नेम के ऊपर कल हमारी काफ़ी डिस्कशन हुई। रीसेट, रीसेट क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगाया, मैंने यहाँ से रोल नंबर अपना कोई एंटर किया, मैंने यहाँ से फीमेल सेलेक्ट किया, अपनी स्किल सेलेक्ट की, और ये चाइना सेलेक्ट किया। मैं कहती हूँ नहीं, ये फॉर्म गलत हो गया, मुझे दोबारा से एंटर करना चाहिए। मैं रीसेट पे क्लिक करूँगी, सारा फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्लैंक। ठीक है, रीसेट हो जाता है। हमने इसके लिए कुछ भी ऐड नहीं किया, बस सिर्फ और सिर्फ जो हमने टाइप है ना यहाँ पे, वो रीसेट लिखी है टाइप। ठीक है,
उसके बाद है इनपुट टाइप इक्वल टू कलर। अगर कभी भी आपने अपना यूज़र से कलर कहीं लेना हो, जैसे आप कोई ड्रेस डिज़ाइनर्स हैं और आप फॉर्म के अंदर यूज़र से पूछना चाहते हैं कि भाई किस कलर का ये डिज़ाइन हो, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू कलर। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू कलर। उसके लिए देखें ये ऐसा हो जाए, जब हम क्लिक करते हैं हम यहाँ से अपना कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, वही कलर हमारा जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। हम इसका नाम रखेंगे, यहाँ पे नेम रखने हैं इन सब के। मैंने टेक्स्ट एरिया का नाम नहीं रखा, रखने हैं इनके नेम। फॉर्म में जितनी भी चीज़ें यूज़ होंगी उनके नाम लाजमी होंगे, और नाम क्यों लाजमी होंगे ये कल सारी डिस्कशन और डिबेट हुई थी हमारी। ठीक है, तो इनके आपने नेम रखने हैं ताकि जो कलर आपने चूज़ किया है वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाए, इसके नाम के अंदर आ जाएगा वो कलर। ठीक हो गया मैम हेक्स कोड सेव होगा? हाँ, हेक्सा कोड सेव हो जाएगा उसका। इसी तरह से डेट, इनपुट टाइप इक्वल टू डेट। जब आपने यहाँ पे मैं बी आर लगा देती हूँ, इससे पहले भी बी आर, उसके बाद आ जाती है इनपुट टाइप इक्वल टू डेट। ठीक है, इसका भी नाम होगा अपना। डेट लगाने से ना आपका क्या होगा, कैलेंडर। ठीक है, आप यूज़र से उसकी मर्ज़ी की डेट यहाँ पे ले सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ लेनी हो आपने, डेट ऑफ एडमिशन लेनी हो, या कोई भी डेट, ठीक है, आप यूज़र से ले सकते हैं। इसी तरह से आप मिनिमम डेट भी लगा सकते हैं और मैक्सिमम भी। ठीक है, कि इससे पहले की डेट एंटर ना हो, इससे बाद की डेट वाला बंदा एंटर ना हो सके। मिन और मैक्स उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट आपका ये होना चाहिए, पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट। कोई बात, वो नीचे ही दे दे, उधर एग्जाम ऑफिस में दे दे, वो एडमिशन ऑफिस में, सॉरी। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। लड़कियां भी हैं इस क्लास में कि कोई नहीं, बोल ही नहीं रही? मैम उनके गले खराब हैं। मैंने कहा कि लड़के तो चलो तेज होते हैं, उन्होंने तो पहले सीखा भी हुआ होगा। लड़कियां भी चाहिए थोड़ी जरा घर में होती हैं, उन्हें नहीं इतना बाहर का पता होता। मैम आजकल हम भी घर ही होते हैं मैम, कोरोना से। मुझे पता है कि मैम हमने भी पहले कुछ ही नहीं सीखा, पहली दफा ही वेब। पहली दफा पढ़े। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल। ईमेल, ठीक है, इस ये फील्ड जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। अब यूजर से हमने ईमेल लेना है ना, ईमेल, इसके बेशक आगे हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं ईमेल लिख के। ठीक है, हेडर, ये लेबल्स हैं सारे, आप इनको लेबल के टैग के अंदर भी लगा सकते हैं। मैं इनको डायरेक्ट लगा दूँ तब भी इशू नहीं है, आप लेबल के टैग के अंदर लगा लें तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेबल, अब जब हम इसमें ईमेल लिखते हैं ना, मैंने ये लिखा ईमेल, लॉग इन किया, तो ये देखो एरर आ रहा है, प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। ठीक है, अब मैं @ लगा देती हूँ, फिर इशू करेगा। प्लीज एंटर अ पार्ट फॉलोइंग, @ के बाद भी कुछ लिखे, मैं लिख देती हूँ जीमेल, फिर जी, अब इसने एंटर। ठीक है, तो ये ईमेल का चेक जो है ना वो इसका ऑलरेडी लगा हुआ है इनपुट टाइप इक्वल टू मेल लिखने से। ठीक है, ऑलरेडी जो है ना इसने वो जो है चेक लगाया हुआ है। ठीक, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, मतलब हमने कुछ भी नहीं खुद बनाया, जस्ट हमने ईमेल लिखा है, तो ये ऑटोमेटिकली काम करना शुरू हो गया। फिर इसी तरह से इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, जब आपने यूज़र से कोई सीवी वगैरह लेनी हो या कोई इमेज वगैरह लेनी हो यूज़र से, जो आप अपने सिस्टम से जो है ना वो एंटर कर सकें, तो आप उसके लिए लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल। फाइल, यहाँ पे यहाँ पे टैग लगा लें इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल। फाइल,
ये देखें क्या आ गया, चूज फाइल। मैंने नहीं बनाया, ये मैंने नहीं बनाया, खुद ही आ गया। सिर्फ मैंने क्या लिखा था, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल। मैम इसके कुछ फॉर्मेट भी सिलेक्ट हो सकते हैं यहाँ से PHP HTML के जरिए? हाँ, वो अभी जो है ना, ये HTML नहीं कर सकती, ना ही CSS कर सकती है, वो जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के ऊपर फिर हम चेक लगाएंगे कि जो फाइल इसने चेक की है, सिलेक्ट की है, ये मैंने फाइल सिलेक्ट की, मैं इधर गई, यस मैम। ठीक है। जो फाइल सिलेक्ट की है, एक मिनट में अपना कीबोर्ड साफ कर लूँ, साथ साथ चाय पी रही, तो कीबोर्ड माउस चल ही नहीं रहा। जी मैम। ओपन पे क्लिक किया, ये फाइल का नाम आ गया, ठीक है। अब जब हमने जावास्क्रिप्ट में लिखा होगा ना, जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे ना, तो जावास्क्रिप्ट चेक करेगी कि फाइल की एक्सटेंशन क्या थी, और वो आपको यहाँ पे एरर मैसेज दे देगी कि जो आपने फाइल सेलेक्ट किया ना, वो एक्सटेंशन मतलब उसकी एक्सटेंशन ठीक नहीं है, काइंडली जो गिवन फॉर्मेट है ना वही सिलेक्ट करें। क्योंकि HTML तो सिर्फ डाटा उठा के ला रही है, CSS उसकी डिजाइनिंग कर रही है, प्रोग्रामिंग का काम जावास्क्रिप्ट करेगी, मतलब चीजें चेक करना कि वो ठीक भी है कि कोई नहीं, ये जावास्क्रिप्ट करेगी, ठीक है। तो अभी HTML सिर्फ हमें ये दे रही है ऑप्शन, हम इसका ये चेक नहीं कर सकते फिलहाल, क्योंकि HTML के पास इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं। फिर इनपुट टाइप इक्वल टू मंथ लिखने से हम मंथ और ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर हमने बता दिया था। इनपुट टाइप फाइल भी मैंने आपको बता दिया है। और कोई इनपुट टाइप रेंज पहले पढ़ लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू रेंज क्या है, जैसे आप लोगों ने उधर देखा होगा ना, अक्सर वेबसाइट पे जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप वो किस रेंज से किस रेंज तक के कपड़े आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो रेंज आप डिफाइन कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे भी हमारे पास रेंज है, एक बार आ जाती है, बार ये जैसे, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक ये सिलेक्ट हो, रेंज, ठीक है। तो ये हमारे पास इनपुट टाइप इक्वल टू रेंज है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 से 100 तक होती है, आप इसको सेट कर सकते हैं मिन और मैक्स एट्रीब्यूट लगा के, ठीक है। ये अब हम यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ लेते हैं। डिसेबल मैंने आपको बताया कल, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लगा के कि टेक्स्ट बॉक्स डिसेबल हो जाता है। मैक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितनी एंटर हो, ठीक है। मैक्स लेंथ, मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर कितने एंटर हो। जैसे अगर आप चाहते हैं ना कि ये जो आपका नेम है ये जस्ट 6 ही एंटर हो, 6 से ज़्यादा नहीं, ठीक है, 6 से ज़्यादा नहीं, तो आप उसके लिए फिर यूज़ करेंगे मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ फिर 6 करेक्टर एंटर कर सकेगा यूजर, 1 भी एंटर कर सकेगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5, 6 से ज़्यादा नहीं एंटर करेगा। इसी तरह मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यू है। पैटर्न में आपको डिटेल बताती हूँ। रीड ओनली आपका जो है ना, वो कल डिस्कस हुआ कि जब हम उसमें डाटा एंटर नहीं कर सकते, सिर्फ उसमें से डाटा जो है ना वो देख सकते हैं रीड ओनली में, ठीक है। फिर रिक्वायर्ड, जी उमेर। मैम जो हम लोगों ने रेंज सिलेक्ट की है अपनी, उसमें हम वैल्यूज को शो कर सकते हैं कि हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? हाँ जी, वो किस तरह करेंगे हम? उसमें देखिए ना, यहाँ पे तो वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप पैराग्राफ लगा सकते हैं ना, छोटा सा, जो कि इस रेंज के साथ जो है ना वो डिस्प्ले कराए। टेक्स्ट हमने वैसे डिस्प्ले नहीं करवाया, फॉन्ट के टैग के अंदर भी टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया है हमने। पैराग्राफ के साथ भी डिस्प्ले करवाया है हमने टेक्स्ट। यस मैम। टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना, ठीक है ना, तो उसी के थ्रू ये होगा। ठीक। फिर आ जाती है रिक्वायर्ड। इसमें पैटर्न मैंने अभी आपको समझाना है, वो जरा डिटेल से डिस्कशन होनी है पैटर्न की। रिक्वायर्ड क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि कोई बंदा ना नाम एंटर किए बगैर फॉर्म सबमिट ना करे। जैसे ये नाम था ना, अब नाम को तो मैंने डिसेबल किया था ना, तो उसको मैं डिसेबल खत्म कर रही हूँ, इसकी वैल्यू भी खत्म कर रही हूँ। मैं इसमें लगा रही हूँ रिक्वायर्ड, सॉरी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू, ठीक है। आप सिंपल रिक्वायर्ड लिख दे, मेरे ख्याल में तब भी चलेगा, ये सिर्फ इतनी एट्रीब्यूट है, चलना चाहिए इसे तब। रिक्वायर्ड,
अब मैंने अभी नाम एंटर नहीं किया, मैं लॉगिन पे जा रही हूँ। क्या मुझे कह रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। क्या आप इस फील्ड को फिल किए बगैर नहीं जाते? आपने रिक्वायर्ड लगाया, ये फील्ड लाजमी है, ये आपने लाजमी एंटर करनी है, ठीक है। तो ये वो वैलिडेशन है जो HTML में पहले नहीं होती थी, ये HTML5 ने दी है। पहले हमें जावास्क्रिप्ट में जाके चेक करना पड़ता था कि भाई कोई बॉक्स खाली तो नहीं रह गया, सारे बॉक्स में डाटा एंटर है कि नहीं। अब HTML ने हमें वैरायटी दे दी है इतनी चीज़ों की, ठीक है, कि पूरा फॉर्म और उसकी वैलिडेशन HTML में ही हो जाती है अब। तो ये रिक्वायर्ड जहाँ जहाँ आप जिस टैग में लगाएंगे वो डाटा जो है ना वो एंटर किए बगैर यूजर फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर साइज है स्पेसिफाइड द विड्थ ऑफ इनपुट फील्ड, ठीक है। अगर आप साइज बढ़ाते जाएंगे तो आपकी ये जो फील्ड है ना ये यहाँ से बढ़ती जाएगी, ठीक है, इसका साइज बड़ा होता जाएगा। इसको चेक कीजिएगा लगा के। जो वैल्यू भी कल मैंने आपको बताया कि अगर आपने पहले से ही कोई डाटा एंटर करना है तो आप वैल्यू लिख देते हैं। स्टेप आप नंबर्स के साथ यूज कर सकते हैं और रेंज के साथ यूज कर सकते हैं। स्टेप का मतलब क्या होता है, जैसे कल हमने नंबर लगाए थे ना, यहाँ पे नंबर हमने लगाया था इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, ये ठीक है, और हम इसमें मैक्स लगा लेते हैं, मैक्स इक्वल टू 50, ठीक है। और एंटर योर नेम, ये नाम के ऊपर रिक्वायर्ड लगाया ना, एंट्री करना पड़ेगा। हमने नंबर लिख लिया 78, हम लॉग इन कर रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 50, मतलब उसने अलाउ नहीं किया हमें कि हम 50 से बड़ी वैल्यू जो है वो एंटर करें, ठीक है। 50 से बड़ी वैल्यू जो है ना वो हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो एरर चेक करता है, ठीक है। अब हम इसमें स्टेप लगा सकते हैं। स्टेप क्या है, स्टेप इक्वल टू 10। स्टेप 10 से क्या होगा, मैंने रिफ्रेश किया, ओके। अब देखिएगा पहले 10, 20, 30, 40, ठीक है, ये स्टेप्स ले रहा है 10-10 के ऑटोमेटिकली, और 50 पे जाके स्टॉप हो गया क्योंकि 50 मैक्स लगा हुआ है और ये 10-10 के स्टेप्स हैं। बाय डिफॉल्ट ये स्टेप 1-1 के थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आ रहा था, लेकिन अब ये स्टेप्स जो है ना वो 10-10 के हो गए। इसी तरह अगर आप रेंज में भी लगाएंगे ना तो पहले 0 हो जाएगा, आगे 10, 20, 30, 40 इस तरह से। बाय डिफॉल्ट वो स्टेप 1-1 के थे। क्लियर? यस यस मैम। मैम।